नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में आगे पढ़ेंगे और आगे आज इसमें हम देखते हैं एक महाद्वीप का जिसका नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप। हमने अभी तक जितने भी महाद्वीपों की बात करी है उनमें सारे महाद्वीप ख़त्म कर लिए हैं। अब ये अंटार्कटिका महाद्वीप की बात करेंगे, इसको समझेंगे। हमने शुरू किया था सबसे पहले ये वीडियो हमने नॉर्थ अमेरिका से चालू किया था और नॉर्थ अमेरिका के बाद हमने साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सब महाद्वीपों की बात करी। तो सबसे बड़े महाद्वीप एशिया को हमने लास्ट कक्षा में देखा और एशिया के बाद उससे छोटा महाद्वीप आता है अफ्रीका। और अफ्रीका के बाद बात करें तो अगला महाद्वीप हमने जो समझा, जो तीसरे नंबर का महाद्वीप है वह है उत्तरी अमेरिका या फिर नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। फिर इसके बाद इससे छोटा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका के बाद जो अगला महाद्वीप आता है वो आ जाता है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप। फिर आ जाता है यूरोप और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। तो पांचवें नंबर का जो महाद्वीप है वो है अंटार्कटिका महाद्वीप। किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर। तो ये हमारा बचा हुआ है और इसके बारे में हम समझेंगे कि इसकी क्या क्या महत्वपूर्ण खास बात है। तो सबसे पहले बात करें अंटार्कटिका महाद्वीप की, तो इसकी क्या खास बात है ये देखते हैं। ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट का। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ देखो कि ये जो महाद्वीप है इसमें 3 अनुसंधान केंद्र है भारत के। तो ये मैंने 3 अनुसंधान केंद्र बना दिए। एक अनुसंधान केंद्र यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है और जो तीसरा अनुसंधान केंद्र है वो है यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पे 3 अनुसंधान केंद्र है भारत के। तो भारत के 3 अनुसंधान केंद्र, 3 अनुसंधान केंद्र यहाँ पर स्थित है। पहले अनुसंधान केंद्र का नाम है दक्षिणी गंगोत्री, दक्षिणी गंगोत्री। दूसरा अनुसंधान केंद्र है मैत्री और तीसरे अनुसंधान केंद्र का नाम है भारती। तो 3 अनुसंधान केंद्र हो गए यहाँ पे, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती अनुसंधान केंद्र। तीनों अनुसंधान केंद्र की खास बात क्या है तो वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम पाएंगे कि ये तीनों अनुसंधान केंद्र जो है ये भारत के द्वारा स्थापित किए गए हैं। और क्यों स्थापित किए गए हैं? क्योंकि यहाँ पर कुछ अनुसंधान किया जा सके। क्योंकि यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप को हम देखते हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं पाया जाता है, केवल बर्फ़ ही बर्फ़ है, बर्फ़ से ढका हुआ है, ये बर्फ़ से ढका हुआ है। अगर अपन ग्लोब की बात करें तो यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, नीचे दक्षिण अमेरिका आ जाता है, फिर अफ्रीका, यहाँ पर ऊपर यूरोप है, फिर एशिया आ जाता है, फिर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आ जाता है और नीचे यहाँ पर जो दक्षिणी ध्रुव पर है वो है अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन से ध्रुव पर? दक्षिणी ध्रुव पर पाया जाता है अंटार्कटिका महाद्वीप। और अंटार्कटिका महाद्वीप में 3 अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। जो दक्षिणी गंगोत्री की स्थापना हुई थी वो 1984 में हुई, मैत्री की 1987 में और जो सबसे नवीनतम है वो 2012 का। दक्षिणी गंगोत्री ने तो 1984 में जब इसकी स्थापना की गई थी, इसके 6 साल बाद 1990 में इसको नष्ट कर दिया गया था, बंद कर दिया गया। और 1987 में मैत्री अनुसंधान केंद्र और 2012 में भारतीय अनुसंधान केंद्र। तो जिस तरह हम वर्ल्ड मैप में बात करते हैं, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यहाँ पे नीचे अंटार्कटिका, तो उसी तरह यहाँ पे ऊपर आर्कटिक सर्कल भी है। और आर्कटिक जो सर्कल है, आर्कटिक, तो आर्कटिक सर्कल में एक अनुसंधान केंद्र की स्थापना और की गई थी भारत द्वारा, हिमाद्री। हिमाद्री। तो ये तो तीनों अंटार्कटिका के हैं, इधर के दक्षिण ध्रुव के, जबकि उत्तरी ध्रुव का क्या है? हिमाद्री है। तो हिमाद्री भी याद रख लेना कि आर्कटिक जो इधर वाला ध्रुव है, जो उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव पर हिमाद्री है
और दक्षिणी ध्रुव पर जो अनुसंधान केंद्र है वो है दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती। अब ये जो महाद्वीप है अंटार्कटिका, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा रहती है, बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है, तो कुछ और काम तो ये आ नहीं सकता, तो अनुसंधान के लिए ही इसको चुना गया है। यहाँ पर एक समुद्र है जिसका नाम आता है वेडेल सागर। ये कौन सा सागर है? वेडेल सागर। और यहाँ पर एक सागर है रोस सागर, रोस सागर। तो दो समुद्र हैं, वेडेल सागर और रोस सागर। तो वेडेल सागर को रोस सागर से जोड़ने वाली एक पर्वत श्रेणी है, और इस पर्वत श्रेणी का नाम क्या आता है? ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत, ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत श्रेणी। और भी पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पर है जिसे हम बोलते हैं क्वीन मोड पर्वत। एक तो ट्रांस अंटार्कटिक श्रेणी है और एक क्वीन मोड पर्वत श्रेणी है। कहाँ पर है? अंटार्कटिका महाद्वीप में है। वो जो ट्रांस अंटार्कटिक श्रेणी है, यहाँ पर एक हाईएस्ट पीक पाई जाती है जो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम आता है विंसन मैसिफ। तो माउंट विंसन जिसको हम बोलते हैं कि विंसन सबसे ऊंची चोटी कहाँ की है, तो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? विंसन। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है विंसन मैसिफ। ये है मैसिफ, मैसिफ। तो अंटार्कटिका दक्षिण ध्रुव पर बर्फ से ढका होने के कारण इसको श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है, श्वेत महाद्वीप। इसको भी, ये भी ध्यान रख लेना, श्वेत महाद्वीप भी इसको कहा जाता है। ठीक है। और यहाँ पर ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत है, क्वीन मोड पर्वत है, वेडेल सागर को रोस सागर से जोड़ता है ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत, और विंसन मैसिफ यहाँ की एक महत्वपूर्ण चोटी है, जो किसकी? अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। 3 अनुसंधान केंद्र दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती। हिमाद्री भी एक अनुसंधान केंद्र है, पर वो आर्कटिक सर्कल पर है। तो ये 5वें नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो यही हमको यहाँ पे समझना था कि इसमें और कुछ खास बात नहीं है। तो इस तरह से अपन ने देख लिया कि यहाँ पर किस प्रकार, जैसे ये पोल है, तो पोल यहाँ पे पेंगुइन पक्षी पाया जाता है। इस तरह से यहाँ पे और भी छोटी मोटी चीज़ें अपन ध्यान रख सकते हैं। और जो सबसे पहले ओजोन क्षेत्र देखा गया था, ओजोन छिद्र, ओजोन से कि डे ध्यान आता है, ओजोन डे। ओजोन डे कब मनाया जाता है? ओजोन डे मनाया जाता है कब? 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। ओजोन जो छिद्र देखा गया था 1985 में, वो भी यहीं अंटार्कटिका में देखा गया था। तो 1985 में ओजोन छिद्र। ओजोन छिद्र का क्या मतलब है कि जो सूरज की रोशनी है, सन जो होता है, उसकी जो रोशनी है वो जब आती है तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ओजोन परत है, ओजोन परत, वो हानिकारक किरणों को ज़मीन तक नहीं आने देती। अगर ये हानिकारक किरण ज़मीन तक आ जाएगी, पराबैंगनी किरणें, तो ये हमारे जो शरीर है, इस पे स्किन है, स्किन कैंसर की बीमारियां हो सकती है, पेड़ पौधों को नुकसान हो सकता है। तो अगर ये ओजोन का हांस होने लगेगा, धीरे धीरे टूटने लगेगी, तो ये हमारे शरीर को बहुत नुकसान है, जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को, सबको ही नुकसान है। तो सबसे पहले ओजोन की जो परत है वो पतली कहाँ पे हुई थी, उसको हमने बोला है ओजोन छिद्र, कि ओजोन की जो परत है उसमें छेद हो गया। कहाँ पर? ये देखा था अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, इसके ऊपर देखा गया सबसे पहले। और एक और चीज़ हमको ध्यान रखना है कि ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप से जुड़ी कुछ बातें हैं जो हमको ध्यान रखनी है। और हम आगे बढ़ते हैं, और जो भी हमने अभी तक पढ़ा है इसको हम संक्षेप में देखने का प्रयास करेंगे पूरे वर्ल्ड मैप के अनुसार कि कौन कौन सी चीज़ें हमने पढ़ी है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि संसार की सब झीलों की। तो झीलों की बात करें तो संसार में जो महत्वपूर्ण झीलें हैं उनमें हम पहला सवाल अपना ये है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील है कैप्सियन सागर। कैप्सियन सागर या कैप्सियन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है। और इसका पानी कौन सा है? खारा पानी, सलेन वाटर, खारा पानी। अगर प्रश्न आता है कि विश्व की सबसे बड़ी झील या फिर विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो इसका आंसर हो जाएगा कैप्सियन सी।
और अगर प्रश्न आता है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, फ्रेश वाटर लेक, तो मीठे पानी में है सुपीरियर झील। और सुपीरियर झील कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में। तो ये ध्यान रखना है कि सुपीरियर झील यहाँ कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर पाई जाती है। सुपीरियर झील मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी झील। तो दो प्रश्न यहाँ पे क्लियर हो गए, सबसे बड़ी झील और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। उसके बाद एक और प्रश्न है कि विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? सबसे ज़्यादा जो सलाइन वाटर है वो कौन सी झील का है? तो वो है वोन झील। और वोन झील कौन से देश में? तुर्की में है वोन झील। तो अभी उसके बाद बात करते हैं टीटीकाका झील। टीटीकाका झील कौन से महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ये विश्व की सबसे ऊंची झील है। सबसे ऊंची झील कौन सी है? टीटीकाका झील, विश्व की सबसे ऊंची झील। उसके साथ ही बात करें बेकाल झील। बेकाल झील कहाँ पे है? रूस में है, या फिर एशिया महाद्वीप में इसको कह सकते हैं। तो बेकाल झील की खास बात क्या है कि सबसे गहरी झील है, सबसे गहरी झील, या फिर आयतन के आधार पर सबसे बड़ी झील भी कह सकते हैं। इसमें पानी की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे गहरी झील है बेकाल झील। कहाँ पे है? रूस में। उसके बाद बात करें अगली झील की, तो वह है विक्टोरिया झील। और विक्टोरिया झील कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में है विक्टोरिया झील। पहली मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील और दूसरी है विक्टोरिया झील। टीटीकाका झील विश्व में सबसे ऊंची। अच्छा, भारत में बात करें सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो वो हमें देखना है कि जिसे माउंट आबू क्षेत्र में है नक्की झील, उसको भी अपन को देखना है कि राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। तो राजस्थान के संदर्भ में वीडियो का एग्जाम है, तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है कि राजस्थान से जोड़ के देखो, भारत से जोड़ के देखो। और तो ये झीलें हो गई, बेकाल झील, विक्टोरिया झील और टीटीकाका झील और सुपीरियर झील। उसके बाद अपन देखते हैं विश्व के प्रसिद्ध मरुस्थलों को। तो मरुस्थलों की बात करें तो पहला जो मरुस्थल है, सबसे बड़ा संसार का मरुस्थल, उसका नाम है सहारा मरुस्थल। विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। तो सहारा मरुस्थल विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल हो गया। उसके बाद ये कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका में। उसी तरह अफ्रीका में एक और मरुस्थल है जिसका नाम है कालाहारी मरुस्थल। तो कालाहारी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल दोनों हो गए अफ्रीका में। उसके बाद एक और मरुस्थल की बात करें, वो है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। कौन सा है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। उसी तरह थार का मरुस्थल कहाँ पर है? एशिया में है। कहाँ पर? भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है, भारत व पाकिस्तान में। गोबी मरुस्थल की बात करें तो विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल, तो सबसे ठंडा मरुस्थल है गोबी मरुस्थल। कहाँ पर है ये? चीन व मंगोलिया, चीन व मंगोलिया के बॉर्डर पर है। चीन व मंगोलिया के बॉर्डर पर है ये गोबी मरुस्थल। और एक और मरुस्थल का नाम आता है तकला माकन। क्या नाम है? तकला माकन मरुस्थल। ये है चीन में। तो चीन में हमने दो मरुस्थल देखे, गोबी और तकला माकन। तो सबसे ठंडा मरुस्थल है गोबी मरुस्थल, सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। और उसी तरह एक और मरुस्थल है जिसका नाम आता है अटाकामा मरुस्थल। ये कहाँ पर है? चिली देश में है। और कौन से महाद्वीप में? साउथ अफ्रीका में, अटाकामा मरुस्थल। तो ये सब मरुस्थल है। यूरोप में कोई मरुस्थल नहीं है, ये ध्यान रखना, यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं है। तो हमने झीलों को देखा, मरुस्थलों को देखा। अब और क्या चीज़ है यहाँ पर है वो हम देखते हैं। तो कुछ संधियों की बात करते हैं। जैसे जब भी कोई भूमि का टुकड़ा दूसरे भूमि के टुकड़े से किसी पानी से अलग होता है तो उस पानी पर दोनों भूमियों का अधिकार होता है। जैसे मान लो एक धरती का टुकड़ा यहाँ है और एक धरती का टुकड़ा यहाँ है, कोई भी द्वीप हम मान सकते हैं, बीच में पानी है। तो इस पानी में कुछ इन दोनों की कुछ स्थिति होगी जिसको ये डिसाइड करेंगे, उसको जल संधि बोलते हैं। या फिर स्ट्रेट जिसको हम बोलते हैं, जैसे पाक स्ट्रेट हो गया। पाक स्ट्रेट किस किस के बीच में? जैसे यहाँ पर श्रीलंका आ जाता है या भारत आ जाता है, या पाक स्ट्रेट है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर पनामा स्ट्रेट है, दोनों महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका और
दक्षिणी अमेरिका यहाँ पे पनामा स्ट्रेट है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हम स्ट्रेट को देखेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पर बात करें तो ये है उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका के बाद यहाँ से रूस चालू हो जाता है, और ये पूरा गोल है। तो ये वाला भाग और ये वाला भाग जुड़ा रहता है क्योंकि धरती गोल है। तो ये उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर एक जल संधि है जिसको हम बोलते हैं बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि? बेरिंग जल संधि या फिर बेरिंग स्ट्रेट। किस किस के बीच में? रूस और उत्तरी अमेरिका के बीच में। यहाँ पर पनामा जल संधि है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमने देख ली। एक और स्ट्रेट की बात करेंगे, यहाँ पर है जिब्राल्टर स्ट्रेट। कौन सी है? जिब्राल्टर किस किस के, कौन कौन से महाद्वीप के बीच में? यूरोप और अफ्रीका के बीच में। और यहाँ पर स्पेन देश है और यहाँ पर है मोरक्को देश। तो स्पेन और मोरक्को के बीच में भी कह सकते हैं, इन दोनों महाद्वीपों के बीच में भी कह सकते हैं। कौन सी संधि है? जिब्राल्टर। या फिर अटलांटिक महासागर, ये पीछे पूरा अटलांटिक महासागर है और ये है भूमध्य सागर, ये है भूमध्य सागर। तो इन दोनों के, इन भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, इनके बीच में यहाँ पर भी इसको कह सकते हैं कि जिब्राल्टर जल संधि या फिर जिब्राल्टर स्टेट। उसी तरह यहाँ पर देखो कि यहाँ पर भी एक जल संधि है, क्योंकि ये तो उत्तरी सागर है और इधर अटलांटिक महासागर है। तो ये बीच में जो है, इधर इंग्लैंड वाला भाग है, ये वाला भाग है कौन सा? इंग्लैंड का। और इधर है फ्रांस। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में भी कह सकते हैं, या फिर ये वाला भाग उत्तरी भाग और ये वाला भाग अटलांटिक ओशियन वाला भाग, इन दोनों के बीच में भी ये जल संधि है जिसको हम बोलते हैं डोवर जल संधि या फिर डोवर स्ट्रेट। डोवर। तो एक तो बेरिंग जल संधि हो गई, यहाँ पर पनामा जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि और डोवर जल संधि। उसके बारे में और भी जल संधि है। जो ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये वाला जो ये द्वीप है, ये है न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी वाला क्षेत्र है। इधर ये है ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर बीच में एक जल संधि है, दोनों की ऊपर और इन दोनों नीचों के बीच में एक जल संधि है जिसको हम क्या बोलते हैं? टोरस स्ट्रेट। इसको बोलते हैं टोरस स्ट्रेट। यहाँ पर न्यू गिनी है और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। तो उन दोनों के बीच में जो जल है, जल वाला भाग, उसको हम बोलते हैं टोरस स्ट्रेट। तो डोवर स्ट्रेट हो गया, जिब्राल्टर हो गया, टोरस हो गया, ये पनामा हो गया, बेरिंग हो गया, और यहाँ पर भारत और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट हो गया। तो इस तरह से इन चीज़ों को ध्यान रखना। वैसे भी यहाँ पर दो देश है, एक तो ये वाला जो देश है ये तो मलेशिया है, ये मलेशिया है, ये इंडोनेशिया। इनके बीच में भी यहाँ पर एक स्ट्रेट है जिसका नाम आता है मलक्का स्ट्रेट। या फिर यूँ कह सकते हैं कि इधर तो क्या है, बंगाल की खाड़ी है, ये वाला बंगाल की खाड़ी है, या फिर अंडमान निकोबार वाला सागर है। तो बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर जो सागर है, जो यहाँ पे ये वाला सागर जिसका नाम आता है जावा सागर। तो जावा सागर और बंगाल की खाड़ी, इनके बीच में भी कह सकते हैं कि मलक्का स्ट्रेट है। इसको मैं जूम करके बनाऊँ तो ये इस तरह से, यहाँ पर मलेशिया है और यहाँ पर इंडोनेशिया, और इधर वाला सागर तो ये बंगाल की खाड़ी का है और इधर जावा सागर है, जावा सागर। तो बीच में जो जल संधि है इसको बोलते हैं मलक्का स्ट्रेट। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो अपन ने देखी, झीलों के बारे में, जल संधियों के बारे में और स्ट्रेट के बारे में। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, बेरिंग, पनामा, ये जिब्राल्टर, यहाँ पर स्पेन और मोरक्को के बीच में, यहाँ पर भूमध्य सागर या अटलांटिक ओशन के बीच में, यहाँ पर डोवर स्ट्रेट उत्तरी सागर और अटलांटिक सागर के बीच में डोवर स्ट्रेट, या फिर इंग्लैंड और फ्रांस भी कह सकते हैं, और एशिया और मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में मलक्का, और टोरस जो है वह न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। तो इस तरह से ये हमने देखी कि कुछ महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पर स्ट्रेट है। तो ये सब चीज़ें अपन को ध्यान रखनी है। और क्या चीज़ें हम देख सकते हैं, एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ये जो भी चीज़ें लिखी हुई है,
कर रहा है, तो इसको क्या है अगली स्लाइड पे ले लेते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। रबड़ चल ही नहीं रहा है। इसको अगली स्लाइड पे देख लेते हैं। एक रफली मैप मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर जो आ जाता है ये उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये हो गया दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, यहाँ पे हो जाता है अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप हो गया, यहाँ पर ये यूरोप, और इधर इस तरीके से ये प्रायद्वीपीय भारत और ये एशिया हो गया। यहाँ पर कुछ द्वीपीय समूह होंगे, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और इधर न्यू गिनी और यहाँ पे तस्मानिया, और नीचे एक और आ जाता है अंटार्कटिका। तो इस तरह से ये है। यहाँ पर ग्रीनलैंड है, डेनमार्क है, यहाँ पे आइसलैंड है। तो इस तरह से हमने एक संसार का नक्शा बनाने की कोशिश करी है। अब हमने देखा था कि यहाँ पर जो है एक जल संधि है बेरिंग, क्योंकि ये रशिया वाला जो भाग है ये इधर यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इधर वाले क्षेत्र ये जुड़ा हुआ है इधर, क्योंकि ये पूरा अगर अपन ग्लोब पे देखें तो पूरा गोल होता है। तो यहाँ पे बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि या फिर बेरिंग स्ट्रेट इसको कह सकते हैं। तो जो टाइम सूचक लाइन है जिसको हम देशांतर लाइन बोलते हैं, उसके समांतर जो ये जल संधि है, अगर अपन देखें तो यहाँ से एक रेखा गुजरती है जो जिसके समांतर जल संधि मानी जाती है बेरिंग जल संधि। तो उसके बाद यहाँ पर एक जल संधि है पनामा, और ये है जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर हो गया। और यहाँ पर जो है वो है ये वाला, एक तो यहाँ पर है जिसको हमने बोला था क्या टोरस, ये तो टोरस है, टोरस जल संधि। और यहाँ पर ये मलक्का जल संधि, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में, और टोरस हो गया। उसके बाद भारत और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट है, पाक स्ट्रेट हो गया। और भी कुछ है क्या, जैसे यहाँ पर हाँ ये तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बोस स्ट्रेट है, ये बोस जल संधि, बोस, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो ये तो जल संधियाँ होगी, और उसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियों को भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर रॉकी है, रॉकी पर्वत यहाँ आ जाता है, और यहाँ पर एंडीज़ पर्वत, एंडीज़ पर्वत, यहाँ पे ओल्पस, ओल्पस नहीं सॉरी एटलस, ओल्पस तो यूरोप में, ओल्पस, ओल्पस पर्वत श्रृंखला। और यहाँ पर हिमालय जो है, और यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और यहाँ पे क्यूएन मोड, क्यूएन मोड या ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत श्रृंखला जो है। अब रॉकी पर्वत जो है यहाँ पर है, एंडीज़ पर्वत इसकी यहाँ पर ऊंची चोटी एकांगुआ, एकांगुआ, ठीक है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात करें तो यहाँ भी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है कोसी युस्को, कोसी युस्को, कोसी युस्को। तो एकांगुआ यहाँ की एंडीज़ की हो गई, और यहाँ की कोसी युस्को होगी। रॉकी पर्वत जो है यहाँ सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है इसकी उत्तरी अमेरिका की, एंडीज़ दक्षिण अमेरिका की है, ठीक है। हिमालय जो माउंट एवरेस्ट पाया जाता है नेपाल में, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है पूरे वर्ल्ड में, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। ओलंपस है तो यहाँ पे माउंट एल्ब्रूज है, एल्ब्रूज, माउंट एल्ब्रूज है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखें। नदियों की बात करें तो यहाँ पे नील नदी है जो संसार की सबसे लंबी नदी है, नील नदी। नील नदी की भी खास बात है कि ये जो नील नदी है ये दो नदियों से मिल के बनती है, दो नदियों से मिल के बनती है। एक नदी क्या आती है, एक नदी का नाम आता है श्वेत नील, एक आता है ब्लू नील। तो श्वेत नील और ब्लू नील दोनों मिलके एक नदी बनाती है नील नदी। श्वेत नील का जो उद्गम होता है वो विक्टोरिया झील से होता है, विक्टोरिया झील से।
और जो ब्लू नील है, इसका जो उद्गम होता है वो ताना झील से होता है। और ताना झील कहाँ है? इथोपिया में, इथोपिया। तो इथोपिया की ताना झील से ब्लू नील का उद्गम हुआ और विक्टोरिया से श्वेत का उद्गम हुआ। दोनों मिलती है कहाँ पे? सूडान की राजधानी खार्तूम। और वहाँ से एक सब नदी बनती है, नील नदी, जो कि संसार की सबसे लंबी नदी है, नील नदी। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पर अमेज़न नदी है, अमेज़न नदी। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी। इसकी सहायक नदियाँ मिसौरी, एक और है टेनेसी, टेनेसी नदी। तो ये बहुत सारी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो अपन को ध्यान रखनी है। यूरोप में बात करें, यूरोप में तो एक नदी है वोल्गा नदी, जो यहाँ की सबसे लंबी नदी है, वोल्गा। उसके बाद सेकंड नंबर पर डेन्यूब नदी, जो 10 देशों से गुजरती है। डेन्यूब नदी तो दूसरी सबसे लंबी नदी है यूरोप की। अगर बात करें एशिया में तो यांगत्से नदी, यांगत्से नदी तिब्बत के पठार से गुजरती है, जो सबसे बड़ी नदी है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें अपन को ध्यान रखने। घास के मैदानों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान है उनको डाउन्स कहते हैं, डाउन्स, डाउन्स कहा जाता है। और यहाँ पे पंपास कहा जाता है अर्जेंटीना में, दक्षिणी अमेरिका वाले क्षेत्र में। प्रेरीज घास के मैदान जो होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। अफ्रीका में जो पाते हैं उनको वेल्ड बोलते हैं, वेल्ड घास के मैदान। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अपन को देखनी है। यूरेशिया में स्टेपीज, स्टेपीज घास के मैदान हो गए। तो ये सब चीज़ें अपन ने पढ़ ली, बस अपन इसका क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं। पर यहाँ पर जब यूएसए और कनाडा की बात करते हैं, यहाँ पे कनाडा है ऊपर, नीचे यूएसए, तो इसके बॉर्डर पर यहाँ पर 5 झील है जिसकी हमने बात करी थी। एक तो सुपीरियर है, एक मिशिगन है, ईरी है, ओंटारियो है, और एक और झील है ह्यूरॉन, ह्यूरॉन झील। तो मिशिगन, ओंटारियो, ईरी, ह्यूरॉन और सुपीरियर झील। सुपीरियर झील फ्रेश वाटर लेक है, सबसे बड़ी पूरे संसार में। तो इन सब चीज़ों को इस तरह से लिंक करके ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। और नदियों की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, तो उन नदियों में अपन को देखना है कि बहुत सारी नदियाँ इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि कुछ नदियों के किनारे कुछ राजधानियाँ बसी हुई है। जैसे अपन बात करें तो एक नदी, यूरोप की बात करें, यूरोप महाद्वीप में, तो यूरोप महाद्वीप में कुछ नदी है। जैसे सबसे लंबी जो नदी हो गई वो हो गई वोल्गा नदी। और वोल्गा नदी अपना जल ले जाती है कैस्पियन सागर में, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर संसार की सबसे बड़ी झील, जिसको हमने नाम दिया कैस्पियन सागर। पानी क्या होता है इसका? खारा होता है। सबसे बड़ी है संसार में, सबसे बड़ी। तो ये सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाती है डेन्यूब। ये भी कहाँ है? यूरोप में। दूसरी सबसे लंबी नदी कहाँ की है? यूरोप की। यहाँ पर एक और नदी बहती है जिसका नाम आता है राइन नदी। क्या नाम आता है? राइन नदी। इसको बोलते हैं यूरोप की जीवन रेखा, यूरोप की जीवन रेखा। उसी तरह कुछ और नदियाँ हैं जो महत्वपूर्ण है। एक तो है टाइबर नदी, टाइबर नदी। टाइबर नदी इसलिए महत्वपूर्ण है, या फिर इसको टिबेर नदी भी बोलते हैं, टिबेर, टिबेर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके जो किनारे पर है वो एक जगह है रोम, जो इटली की राजधानी है। इटली की राजधानी रोम जो है वो टिबेर या फिर टाइबर नदी के किनारे है। उसी तरह टेम्स नदी, टेम्स नदी, टेम्स नदी के किनारे एक और राजधानी आ जाती है लंदन, जो कहाँ की राजधानी है? इंग्लैंड की राजधानी है। उसी तरह एक और नदी की बात हम करेंगे, उसका नाम है सीन नदी, सीन नदी, जिसके किनारे एक और राजधानी है जिसका नाम आ जाता है पेरिस, और ये कहाँ की राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है। तो ये सब चीज़ें अपन को ध्यान रखनी है कि कौन सी नदी के किनारे कौन कौन सी राजधानी है। अगर हम एशिया में जाएं तो एशिया महाद्वीप में भी एक महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम आता है लाल नदी, लाल नदी, लाल नदी। लाल नदी के किनारे भी एक राजधानी है
उसका नाम आता है हनोई। और हनोई कौन से देश की राजधानी है? वियतनाम। वियतनाम की राजधानी जो हनोई है वो भी किसके किनारे? लाल नदी के किनारे। ये एशिया की बात है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ राजधानियों के हैं जिनको हमको नाम याद रखने हैं। अब बात करते हैं ज्वालामुखी पर्वतों की। ज्वालामुखी पर्वत, तो ज्वालामुखी पर्वतों की बात वैसे हम कर चुके हैं, फिर भी कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी है उनकी हम बात करेंगे। तो जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है जिसकी हमने बात कर चुके हैं, जिसका नाम है सर ओजस डेल सलाडो। सर ओजस डेल सलाडो। तो इसकी बात करें तो ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित एक्टिव ज्वालामुखी। एक्टिव ज्वालामुखी, 3 तरह के ज्वालामुखी होते हैं। ज्वालामुखी की बात करें तो ज्वालामुखी 3 तरह के होते हैं। एक तो सक्रिय, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव। एक होता है प्रसुप्त। प्रसुप्त का मतलब इंग्लिश में होता है डोरमेंट, डोरमेंट। और एक होता है जिसको हम बोलते हैं शांत ज्वालामुखी। तो सक्रिय जो एक्टिव है, सक्रिय। प्रसुप्त जो कभी 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 जिसमें से कभी कभी लावा निकलता है, हमेशा नहीं निकलता। और शांत ज्वालामुखी जो खत्म हो चुका है, जो जिसका लावा खत्म हो चुका है, ठीक है। तो सर ओजस डेल सलाडो विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित एक्टिव ज्वालामुखी है, सर ओजस डेल सलाडो। एक और ज्वालामुखी की बात करेंगे, स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली, तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी की खास बात क्या है कि ये एक्टिव एल्कना है, सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इसका एक उपनाम दे रखा है, उसका नाम है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, इसको कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, प्रकाश स्तंभ, ठीक है। तो लाइट टावर स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है प्रकाश स्तंभ। एक और ज्वालामुखी है जो महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है कोटोपेक्सी। कोटोपेक्सी, कोटोपेक्सी ज्वालामुखी, जो कौन से देश में? इक्वेडोर में। इक्वेडोर, इक्वेडोर देश में है कोटोपेक्सी ज्वालामुखी। और विश्व में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। तो अगर प्रश्न आता है कि विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित एक्टिव ज्वालामुखी कौन सा है, तो सर ओजस डेल सलाडो। और विश्व में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत पूछे तो कोटोपेक्सी, ठीक है। उसी तरह विश्व में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें, विश्व में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो वो है किलामू। और किलामू है हवाई द्वीप पर। और हवाई द्वीप कहाँ है? अमेरिका में, अमेरिका। तो किलामू हवाई द्वीप पर अमेरिका में विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। कोटोपेक्सी विश्व में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। और सबसे ऊंचाई पर स्थित एक्टिव ज्वालामुखी है सर ओजस डेल सलाडो। तो इस तरह से हमने ज्वालामुखी पर्वत की बात करी। जैसे अपन ने एंडीज श्रृंखला देखी थी, एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला जो देखी थी, जिसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी थी एकांगुआ, तो वो भी एक शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। अगर भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में 2 ज्वालामुखी महत्वपूर्ण, एक तो बेरन और एक है नारकोंडम। ये 2 ज्वालामुखी। बेरन जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, बेरन, ठीक है। और नारकोंडम जो है ये डोरमेंट, ये प्रक्षुप्त ज्वालामुखी बता रहे, डोरमेंट या फिर प्रक्षुप्त, डोरमेंट। तो भारत के संदर्भ में भी इन सब चीज़ों को हमको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी की बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करने की कोशिश करी है। और आप सब लोगों ने अब तक जो भी वीडियो देखी, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कवर करी, जैसे नदियाँ, पहाड़ हो गए, पठारों को भी हमने देखा बहुत सारे, जैसे सोन का पठार देखा म्यांमार वगैरह में। और रशिया, जैसे रशिया है, रूस,
तो रूस में भी कुछ नदियाँ महत्वपूर्ण है, जैसे 3 नदियों का नाम आता है, एक तो ओब और एक लीना, एक आमूर। ये 3 महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, आमूर, आमूर, ओब, लीना और आमूर। अगर प्रश्न आता है कि ओब, लीना और आमूर कहाँ की नदियाँ हैं, तो रशिया की। बेकोल झील सबसे गहरी झील कहाँ है, रशिया में है। तो इस तरह से इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है सर, तो ये सब चीज़ें कंप्लीट होती है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। और क्या चीज़ें हम यहाँ पे रिवाइज़ कर सकते हैं, एक बार फिर से मैं करूँ कोशिश। तो यहाँ पर अपन ने ये बना दिया उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, ये अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ पर ये एशिया, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक पठार है, किम्बरले का पठार, किम्बरले का पठार। 2 नदियाँ बहती है, एक तो डार्लिंग नदी और एक मुरे नदी। तो मुरे और डार्लिंग नदी दोनों बहती है और यहाँ स्पेंसर की खाड़ी है, यहाँ पे आके गिर जाती है। यहाँ पे बोस जल संधि है, बोस जल संधि। और यहाँ पे तस्मानिया है, यहाँ पे तस्मान सागर है। इधर न्यूजीलैंड आ जाता है, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन यहाँ पे आ जाती है। तो विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं डाउन्स, घास के मैदान। अच्छा, घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदानों को मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। शीतोष्ण घास के कौन कौन से मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान। तो शीतोष्ण घास के मैदान की बात करें तो डाउन्स जो है, डाउन्स वो कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। उसी तरह वेल्ड जो है ये अफ्रीका में है, अफ्रीका में इनको वेल्ड बोलते हैं। पंपास, पंपास जो है इनको बोलते हैं कहाँ पर, दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में इनको पंपास बोला जाता है। प्रेरी, प्रेरी इनको बोला जाता है उत्तरी अमेरिका में। और स्टेपीज इनको बोला जाता है यूरेशिया में। उसी तरह यहाँ पे अमेजन वर्षावन सेलवास पाए जाते हैं, सेलवास जिनको बोलते हैं, विश्व के फेफड़े जिनको बोला जाता है। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये सब चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई थिंक आपको सब समझ में आया होगा और वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।